कैथरीन ब्राउन ने 16 साल की उम्र में पहली बार अपना जिस्म फरोख्त किया था। क्यों किया था? अगले 6 साल इसने ये सवाल खुद से नहीं किया। हाँ, जब वो पहली बार मजहर खान से मिली तो उसने ये सवाल अपने आप से पूछा था, मगर तब तक बहुत देर हो गई थी। डस्की डेमजल के अलावा वो अपनी हर शनाख्त खो चुकी थी। रूथ ब्राउन का ताल्लुक एक मेथोडिस्ट फैमिली से था, एक ऐसी फैमिली से जहां लड़कों को लड़कियों से ज्यादा अहमियत दी जाती थी, जहां औरतों का करियर के बारे में सोचना भी बुरा समझा जाता था। रूथ ब्राउन के बाप को इस बात पर फख्र था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो ना तो वर्किंग गर्ल थी और ना ही ज्यादा तालीम याफ्ता थी। शादी के बाद भी इसने अपनी बीवी को काम नहीं करने दिया। वो एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी। रूथ ने भी ऐसे ही माहौल में आंख खोई। इब्तदाई तौर पर मामूली तालीम हासिल करने के बाद वो इन दिनों उन मर्दों में से किसी एक से शादी की मुंतजिर थी जिन्हें इसके माँ बाप ने इससे मिलवाया था। लेकिन इससे पहले कि वो इनमें से किसी के साथ शादी करती, इसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई। वो अंदाजा नहीं कर सकी कि इस शख्स की किस चीज ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जे किया था। बहरहाल उसने घर से भागने के बाद इस शख्स के साथ रहना शुरू कर दिया। रूथ की फैमिली के लिए एक शाख से कम नहीं था। रूथ अपनी तीनों बहनों में सबसे ज्यादा बुज़दिल थी और इससे कोई यह तवक्को नहीं कर सकता था कि वो अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ किसी शख्स के साथ न सिर्फ रहना शुरू कर देगी, बल्कि वो भी इस शख्स के साथ जो इसका हम मजहब था, न ही इसके अपने मुल्क से ताल्लुक रखता था। रूथ अपनी फैमिली के बारे में एक बात अच्छी तरह जानती थी, उसकी फैमिली वाले कभी भी इस शख्स के साथ इसकी शादी पर तैयार नहीं होंगे, बल्कि वो इस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर देंगे। यही वजह थी कि घर से भागने तक उसने इस शख्स के बारे में अपने वालिदैन को आगाह नहीं किया। अलबत्ता जाने के बाद इसने एक खत के जरिए अपने वालिदैन को तमाम हालात से मतला किया और अपनी हरकत के लिए उनसे माजरत की। इसके वालिदैन ने इस खत का कोई जवाब नहीं दिया। रूथ को यही तवक्को थी। अलीम नामी वो शख्स जिसके साथ रूथ घर से चली आई थी, इसके साथ बहुत ज्यादा अरसा नहीं रहा। रूथ ने इससे शादी से पहले इस्लाम कबूल कर लिया था। इसका ख्याल था ये चीज उनके ताल्लुक को बहुत मुतहकम कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैथरीन की पैदाइश से पहले ही वो इसे छोड़ गया। वो गैर कानूनी तौर पर इंग्लैंड में रहाइश पजीर था और इस शादी के नतीजे में वो अपने क़याम को कानूनी बनाना चाहता था। जब वो अपने पेपर्स बनवाने में कामयाब हो गया तो रूथ को बताए बगैर वो घर से गायब हो गया। रूथ के लिए इसका गायब होना नाकाबिल यकीन था। कई हफ्तों तक वो पागलों की तरह इसे हर इस जगह ढूंढती रही जहां उसके पाए जाने का इम्कान था। वो इसके इन तमाम पाकिस्तानी दोस्तों से मिली जिनसे वो शनासा थी। हर एक ने तालीम के बारे में लाइल्मी का इजहार किया। वो क्यों गायब हुआ था? जैसे गधे के सर से सीन। बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसे एहसास होना शुरू हुआ कि उसे धोखा दिया गया है खूबसूरती और कमाल महारत के साथ, और वो कभी अजीम से दोबारा मिल नहीं सकेगी क्योंकि वो इससे मिलना नहीं चाहता और उसके तमाम दोस्त इस के ठिकाने के बारे में इस तरह लाइल्मी का इजहार करते रहेंगे। वो जाने के बावजूद अजीम तक पहुंचे में उसकी कभी मदद नहीं करेंगे। वो इटली चला गया है, वो स्पेन में है, वो फ्रांस मुंतकिल हो गया है, वो पाकिस्तान जा चुका है। वो सारी उम्र इसके बारे में उनके मुंह से भी जुमले सुनती रहेगी। रूथ इस वक्त सिर्फ 21 साल की थी और उसकी पूरी जिंदगी की इमारत एक ही झटके में जमीन पर आ गिरी। वो ना अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती थी, ना ही अकेले रह सकती थी, मगर इसे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना भी था। कैथरीन की पैदाइश से कुछ हफ्ते पहले रूथ के बाप की डेथ हो गई। इसके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, नेमत गैर मुतरक्कबा थी। बाप के होते हुए वो भी वापस अपनी फैमिली के पास जाने का सोच भी नहीं सकती थी क्योंकि इसका बाप उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। लेकिन बाप की वफात के बाद इसकी माँ ने कुछ वक्त के बाद इसे वापस अपने घर में रहने की इजाजत दे दी। इसकी माँ अकेली ही इस घर में रहती थी। रूथ के तमाम बड़े बहन भाई शादीशुदा और दूसरे शहरों में रहाइश पजीर थे। कैथरीन ने अपनी पैदाइश से होश संभालने तक अपने घर में सिर्फ 2 औरतें देखी, अपनी माँ और नानी, और उसने इन दोनों औरतों को हमेशा आपस में झगड़ते ही देखा था। इसकी माँ रूथ बेतहाशा शराब नोशी करती। वो सारी रात किसी बार में काम करती थी और सुबह घर पर शराब पीती रहती। कैथरीन की नानी ने ही इसकी परवरिश की और अपनी माँ के साथ होने वाले हादसे के बारे में भी इसकी नानी ने ही इसे बताया था। कैथरीन कभी ये जान नहीं पाई कि इसकी माँ इससे मोहब्बत करती है या नफरत। रूथ के साथ इसका ताल्लुक बहुत सरसरी सा था। सिर्फ इसी के साथ नहीं, रूथ का हर एक के साथ ताल्लुक बहुत रस्मी सा हो गया था।
वो अलीम को कभी अपने जहन से नहीं निकाल सकी और अलीम के बाद वो अपनी जिंदगी को भी से निभाल नहीं पाई। बाज दफा वो कैथरीन को अपने साथ कहीं बाहर ले जाती, लेकिन रास्ते में अगर कोई भी मुस्लिम एशियाई नजर आता तो वो बुलंद आवाज में इसे गालियां देने लगती, चलाने लगी, फिर उस पर थूक देती। कैथरीन को अपनी माँ के साथ बाहर जाने से खौफ आता था। वो इस हंगाने से डरती थी जो इसकी माँ कहीं भी खड़ा कर देती। इसकी माँ ने अलीम से शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था, मगर अलीम के जाने के बाद वो मुसलमान रही थी, ना ही क्रिश्चियन। कैथरीन ने अपनी 16 साल जिंदगी में उसे कभी इबादत करते नहीं देखा। देयर इज नो गॉड, खुदा का कोई वजूद नहीं था, कि वो जुमला था जो उसने रूथ के मुंह से बार बार सुना था और खुद अपनी नानी के साथ चर्च में बैठे हुए भी ये जुमला इसके जहन में चक्कर अलिफ्ता रहता था। बचपन से अपने मुसलमान और पाकिस्तानी बाप के बारे में बहुत कुछ सुनती रही थी। जब रूथ बहुत ज्यादा शराब नोशी कर लेती तब वो खूब चलाती और मुसलमानों को गालियां देती। जब नानी रूथ को इस हालत में देखती तो वो भी यही करती और कैथरीन इस वक्त चुपचाप अपने बिस्तर में लेटी रहती। वो नहीं जानती थी इसे अपने बाप से नफरत थी या नहीं, और अगर कभी वो इसके सामने आ जाता तो वो क्या करती। मगर एक चीज बहुत वाज़ेह थी, इसे इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गई थी। शायद ऐसा लाशूरी तौर पर था, फिर वो जानबूझकर इस चीज को पसंद करने लगी थी जो उसकी माँ और नानी को नापसंद थी। 13 साल की उम्र में उसकी नानी की डेथ हो गई और तब की कैथरीन को पहली बार अपनी जिंदगी की मुश्किलात का अंदाजा हुआ। घर फैमिली प्रॉपर्टी था। रूथ समेत तमाम बहन भाइयों ने इसे बीच कर रकम आपस में बांट ली। रूथ से लेकर किराए के जिस अपार्टमेंट में आई थी वो हौलनाक जगह थी, सर्द और तारीक। वो इन इमारतों में से एक थी जो आहिस्ता आहिस्ता खानी की जा रही थी। रूथ शराब नोशी के बाद बचने वाली रकम से इससे बेहतर जगह नहीं पा सकती थी और कैथरीन को इस जगह से खौफ आता था। ये इमारत इसके स्कूल ने इतनी दौर थी कि कैथरीन ने स्कूल छोड़ दिया। वो यूं भी एक औसत दर्जे की तालिबा थी। रूथ अगर दिलचस्पी लेती तो उसे किसी करीबी स्कूल में दाखिल करवाया जा सकता था और फिर शायद कैथरीन अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल कर लेती, मगर रूथ की शराब नोशी इन दोनों अपने उरूज पर पहुंची हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता घर में फाकों की नौबत आने लगी और तब भी पहली बार कैथरीन ने घर से निकालकर कुछ करने का फैसला किया। 6 माह उसने एक फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में काम किया, फिर रूथ बीमार हो गई और कैथरीन ने वक्ती तौर पर उसकी देखभाल के लिए वो जॉब छोड़ दी। इसका ख्याल था कि बहुत जल्द रूथ ठीक होकर हाल ज्वाइन कर लेगी और वो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रथ दोबारा कभी ठीक नहीं होगी। इसे मैदे का कैंसर था और जब तक इसकी तशखीस हुई इसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इसकी बीमारी के दौरान ही इसे बार की जानिब से भी फारिग कर दिया गया। कैथरीन ने 6 माह के अरसे में अपनी माँ के वजूद को गोश्त पोस्ट से हड्डियों में तब्दील होते देखा था। वो सारा वक्त दर्द से कराहती रहती और जब वो पेन किलर्स के जेर असर न होती तो वो सिर्फ एक 3 जुमला बोलती रहती, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। कैथरीन में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इससे पूछती, किसने? वो जानती थी इसकी माँ को किसने बर्बाद किया था। 6 माह के अरसे में वो अपनी माँ की जितनी देखभाल कर सकती थी इसने की। शायद वो किसी न किसी तरह अपनी माँ को ये यकीन दिलाना चाहती थी वो अपने बाप की तरह नहीं। अपनी रगों में अपनी का खून और अपने चेहरे पर उसकी मशाबहत रखने के बावजूद वो रूथ ब्राउन को इसकी तरह छोड़कर नहीं जाएगी। वो नहीं जानती इसकी खिदमत ने इसकी माँ की तकलीफ को कितना कम किया या बढ़ाया, मगर वो आखिरी दिनों में कुछ भी कहे बगैर खामोशी से उसका चेहरा देखती रहती थी। कमरे में काम करते उधर से उधर जाते कैथरीन उसकी नजरों को मुसलसल खुद पर टके हुए पाती। 37 साल की उम्र में जिस वक्त रूथ का इंतकाल हुआ इस वक्त कैथरीन की उम्र सिर्फ 16 साल थी। ये उनकी वफात के 6 दिन बाद इसने इस बार में काम करना शुरू कर दिया जिस बार में उसकी माँ काम करती थी। 6 माह के इस अरसे में जब वो रूथ की देखभाल के लिए मुस्तकिल तौर पर घर रही उसकी माली हालत बहुत कमजोर हो गई थी। इस पर घर के किराए समेत बहुत से वाजिबात इकट्ठे हो गए थे। बार में काम करने के साथ साथ वो दिन के वक्त एक और जगह काम करती, मगर उसके बावजूद वो अपने सर पर मौजूद कर्ज नहीं उतार पा रही थी। उन भी हालात में अपने साथ हार में काम करने वाली एक लड़की के मशवरे पर वो पहली बार एक ग्राहक के साथ गए। चंद घंटे गुजारने के इवज मिलने वाले चंद पाउंड से इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो इसके तमाम मसाइल का हल होती, मगर इस राकिब ने फौरी तौर पर उसकी कुछ बुनियादी ज़रूरतें ज़रूर पूरी कर दी थी। उसने एक तवील अरसे के बाद इस रकम से अच्छा खाना खाया और एक पुराना स्वेटर खरीदा और उसके बाद घर आकर वो सारी रात रोती रही।
जिस्म में जाने वाला खाना और उस पर पहने जाने वाला लिबास हर नुकसान की तलाफी नहीं कर सकते, मगर ये दोनों चीजें बहुत बड़े नुकसान की वजह जरूर बन जाते हैं। सिर्फ थोड़े अरसे की बात है, मैं सारा कर्ज अदा कर दूंगी, फिर इसके बाद मुझे ये काम कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं किसी बेहतर जगह पर काम तलाश कर लूंगी। मेरा एक बॉयफ्रेंड होगा, मैं इसके साथ रहूंगी, हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर मैं काम नहीं करूंगी, घर पर रहूंगी, अपने बच्चों की परवरिश करूंगी, ये सब कुछ भूल जाऊंगी। मेरी जिंदगी में दोबारा ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। अगली सुबह काम पर जाते हुए इसने अपना मुंह धोते हुए सोचा था। ये उसकी खुश फहमी थी, वो जिस दलदल में पैर रख चुकी थी वो दलदल आसानी से किसी को अपने अंदर से निकलने नहीं देती। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वो अपने हर गाहक के साथ जाते हुए खुद को यही तसल्ली देती थी कि बहुत जल्द वो ये सब कुछ छोड़ देगी। ये तकलीफ वो दूर उसके माजी का हिस्सा बन जाएगा। 1 साल के अरसे में वो खुद पर वाजिब अलदा सारा कर्ज उतारने में कामयाब हो गई, मगर तब तक वो इस इलाके में अपनी रिपुटेशन खो चुकी थी। वो अपने इसी हवाले से पहचानी जाती थी, जिस हवाले को वो भला देना चाहती थी। इसने बार छोड़कर एक स्टोर में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, मगर इसका माजी इसके साथ साथ सफर कर रहा था। हर जगह इसे कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिल जाता जो इसके पुराने बेटे के बारे में अच्छी तरह जानता होता। एक के बाद दीगरे उसे बहुत सी जगहों से निकाला गया। इसे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि इस इलाका में रहते हुए वो अब किसी बाइज्जत जिंदगी का ख्वाब देख सकती है, न किसी बॉयफ्रेंड का। कैथरीन ने वो शहर छोड़ देने का फैसला किया, मगर इस शहर को छोड़ देने से पहले इसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इसके सारे फैसले बदल दिए।